पूरा मल्होत्रा बिला रोशनियों में नहाया हुआ था। आज पराग मल्होत्रा की शादी जो थी, वो अभी कुछ देर पहले ही अपनी नई नवेली दुल्हन को विदा करा कर लाया था। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी, और वो खुश क्यों न होता। उसकी दुल्हन उसकी मनपसंद जो थी, जिसे चाहा जाए, वो इतनी आसानी से आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। दुल्हन बनी ईशानी उसके कदम से कदम मिलाकर घर में दाखिल हुई थी, जहां माया जी ने उन दोनों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। हर कोई नई दुल्हन को हाथों हाथ ले रहा था, उसे बहुत ही सम्मान दिया जा रहा था। लेकिन इस सबके बावजूद दुल्हन बनी ईशानी का दिल अंधेरों में डूब रहा था। एक बहुत बड़ी अनहोनी का एहसास उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। काश ये सब एक सपना होता। वो आंखें खोलती और ये सपना टूट जाता और सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो जाता। लेकिन ये सपना नहीं था, ये तो हकीकत थी। वो सच में पराग मल्होत्रा की दुल्हन बन चुकी थी, उस पराग मल्होत्रा की जिसे उसने दिल से चाहा था। लेकिन कुछ घंटे पहले पराग मल्होत्रा को लेकर उसका इरादा बदल चुका था, उसका दिल बदल चुका था। वो अब उस इंसान की जिंदगी में आना नहीं चाहती थी। लेकिन माँ बाप की इज्जत का ख्याल करते हुए वो चुपचाप सर झुकाकर उसके साथ विदा हो गई थी। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद उसे पराग के कमरे में पहुंचा दिया गया था, जबकि पराग मल्होत्रा इस वक्त अपने दोस्तों के सामने बैठा उन्हें खून भरी नजरों से घूर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था उन्हें एक एक करके उठाकर घर से बाहर फेंक दे, जो उसकी खुशियों में रुकावट बन रहे थे। उसने दांत पीसते हुए विपुल की ओर देखा था, जो एक के बाद एक उसकी चुटकी लिए जा रहा था। निकलो, अब निकलो यहाँ से, बस बहुत हो गया। जब उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई तो उसने सबको हाथ से पकड़कर खड़ा कर दिया था और बाहर की तरफ धक्का दिया, जबकि वो लोग कह कहा लगाकर फिर से धम से कुर्सियों पर बैठ चुके थे। भूल जाओ बेटा कि आज की रात हम तुम्हें छोड़ने वाले हैं। तड़पो, खूब जी भर के तड़पो, लेकिन आज हमने तुम्हारे ऊपर तरस नहीं खाना। और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। उसके सब दोस्तों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। वो बेताबी से खुद के आज़ाद होने का इंतजार कर रहा था। पहले उसे अपने दोस्तों की ये महफिलें बहुत पसंद आती थीं, बल्कि उसका दोस्तों के पास से उठने का मन नहीं करता था। लेकिन आज वही दोस्त उसे जहर लग रहे थे, क्योंकि कमरे में उसकी नई नवेली दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। आज उसकी सुहागरात थी और आने वाले पलों का सोचकर उसका दिल नए अंदाज में धड़क रहा था। लेकिन उसके दोस्त थे कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने बेबसी से आंखें बंद की। उसके सारे दोस्त उसकी हालत का मजा ले रहे थे। उसके दिमाग में चांद सी ईशानी का चेहरा आया था। खूबसूरत, मासूम, जादू में जकड़ देने वाला हुस्न। ये सारी तारीफें उसने अपने रिश्तेदारों के मुंह से सुनी थीं कि वो दुल्हन बनकर कयामत ढा रही थी। और ये कोई झूठी तारीफें नहीं थीं, वो वाकई होश उड़ा देने वाली लड़की थी। ये उसकी लव मैरिज नहीं थी, बल्कि अरेंज मैरिज थी, या फिर यूं कहें कि लव और अरेंज दोनों थी। क्योंकि जब घर में उसकी शादी की बात चली थी तो उसकी आंखों के सामने ईशानी का ही चेहरा आया था। वो मनमोहना सा रूप जो किसी को भी अपनी जादू में जकड़ लेता था। उसने झट से ईशानी का नाम अपनी माँ के सामने रख दिया था। माँ बहनें भी उसकी बताई हुई लड़की को देखकर बहुत खुश हुई थीं, क्योंकि ईशानी थी ही इतनी खूबसूरत। उसकी माँ और बहनों ने उसकी कितनी ही तारीफ की थी। उसकी बहनों का कहना था कि भैया, भाभी इतनी हसीन है कि न जाने कितने लड़के ये सुनकर सदमे में चले जाएंगे कि वो किसी और की हो चुकी हैं। पराग मल्होत्रा भी लाखों में एक था। उसकी पर्सनैलिटी भी जादू भरी थी, कुछ मगरूर तबीयत का मालिक भी था। लेकिन यह घमंड उसकी पर्सनैलिटी पर जचता भी बहुत था। जब वो गुरूर से अकड़कर चलता तो ऐसा लगता जैसे वक्त थम सा गया हो। न जाने कितनी ही लड़कियों का वो सपना था, लेकिन वो सबके सपने तोड़कर ईशानी की तरफ बढ़ा था। और आज उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर कितनी ही नज़रों में जलन के भाव उभरे थे। कितनी ही लड़कियों के दिल पर बिजलियां गिरी थीं और कितने ही लड़के अपना दिल थाम कर रह गए थे। ईशानी को सोचते हुए उसने गहरा सांस लिया था और मासूम सी शक्ल बनाकर अपने दोस्तों को देखा। उसके चेहरे की मासूमियत और बेताबी देखकर सब दोस्त एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़े थे। और उसकी हालत का ख्याल करते हुए उसके दोस्तों ने उसे जाने की इजाज़त दे ही दी थी। और जैसे ही उसे इजाज़त मिली थी, वो एकदम कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ था और अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। पीछे से दोस्तों का फिर से एक जोरदार कहकहा सुनाई दिया था, लेकिन अब वो सबसे बेपरवाह कमरे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन दरवाजे पर एक बार फिर अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें उसके सामने खड़ी थीं। भैया, भाभी के पास जाने से पहले आपको नेक देना पड़ेगा। उसने जल्दी से वॉलेट निकाला और नेहा के हाथ में रख दिया।
ये लो बाबा, दोनों बहनें आपस में बांट लेना। अब मैं जाऊं? पैसों की खुशी में वो मुस्कुराते हुए चली गई और पराग को अंदर जाने की इजाजत मिली थी। दरवाजा खोलते वक्त भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कमरे के खूबसूरत रोमांटिक माहौल ने उसका स्वागत किया था। कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। भीनी भीनी खुशबू, टिमटिमाती हुई कैंडल्स और सजी सजाई उसकी बेड पर बैठी उसकी नई नवेली दुल्हन। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उसका ध्यान अपनी ओर न खींच रही हो, लेकिन उसने हर तरफ से अपनी नजरें हटाकर ईशानी की तरफ नजरें जमाई थीं। उसके चेहरे पर जालीदार घूंघट गिरा हुआ था। उसे देखते ही पराग के चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट आई थी। धीरे धीरे चलते हुए वो उसके सामने बेड पर जाकर बैठ गया था। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी में नए रंग सजाने के लिए थैंक यू मिसेज पराग मल्होत्रा, उसने दिल धड़का देने वाले अंदाज में कहा था और फिर हाथ उठाकर उसका घूंघट पलट दिया। वो उम्मीद लगाए बैठा था वो शर्मीली मदहोश नजरों से उसका स्वागत करेगी, लेकिन उसकी आंखों में तो लाल डोरी देखकर पराग को एक जोरदार झटका लगा था। ईशानी ने एक नज़र उसे देखा और अपनी नज़रों को झुका लिया, लेकिन इसे एक नज़र में क्या कुछ नहीं था, दुख, तकलीफ, बेबसी। पराग का दिल जोरों से धड़कता रह गया था। वो खुद काफ़ी सीरियस रहने वाला इंसान था, एक मैच्योर टाइप का लड़का जो 30 साल की उम्र में भरपूर पर्सनालिटी का मालिक था, लेकिन उसे शौक, चंचल, शरारती, चुलबुली सी कमसिन ईशानी ने अपनी ओर खींचा था। इसीलिए तो उसने ईशानी का नाम लिया था। लेकिन क्या ईशानी खुश नहीं थी? उसके दिल में जैसे कोई चीज चुभ सी गई थी। उसने गहरी सांस लेते हुए उसके हाथ की उंगली में अंगूठी डालते हुए उसके हाथों को अपने होंठों से लगा लिया था, लेकिन तभी अचानक ईशानी ने अपने हाथ वापस खींचे थे। उसकी हरकत पर पराग को फिर से हैरत हुई थी। उसे तो लगा था शायद ये मेरा बहम है। वो अपने घर वालों से बिछड़कर आई थी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, और इस वक्त हर लड़की को दुख होता है। शायद वो भी अपने माँ बाप की वजह से दुखी हो रही थी और इसीलिए उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। उसने सोचा था अपनी मोहब्बत से वो ईशानी को अपना दीवाना बना लेगा, उसके हर दुख को कम कर देगा, लेकिन उसके हाथ खींचने पर उसे हैरत का झटका लगा था। ईशानी, क्या हुआ? क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो? आखिरकार वो पूछ ही बैठा। उसके दिल में अजीब अजीब से डर सर उठा रहे थे, जबकि ईशानी अपना लहंगा संभालते हुए बेड से नीचे उतर गई थी। अगले ही पल पराग के दिल में फिर उम्मीद की किरण जगी थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई लड़की पराग मल्होत्रा को इग्नोर कर सके। फिर भला ईशानी क्यों से इग्नोर करती? जरूर वो मुझे नखरे दिखा रही है। भाई खूबसूरत है, शादी की पहली रात है, नखरे दिखाना तो बनता है। ये सोचकर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ी थी और खींचते हुए उसे अपने ऊपर गिरा लिया। अपने होशरुबा हुस्न के साथ उसके ऊपर गिरते हुए वो उसके दिल की धड़कनों को जोरों से धड़का गई थी। चलिए, हम मानते हैं आज की रात नखरे दिखाना आपका हक बनता है, लेकिन हम आपके किसी भी नखरे को खातिर में नहीं लाएंगे, क्योंकि आज की रात आपके नखरे के चक्कर में हम बर्बाद करना नहीं चाहते। ये कहते कहते वो उसके नरम मुलायम गालों को छूने लगा था, जबकि होंठों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट थी। अगले ही पल पराग ने उसकी गर्दन पर होंठ रखना चाहे कि तभी उसने पराग को दूर धकेल दिया। मुझसे दूर रहें, मैं आपके साथ कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहती। दिल में खुशफहमी है तो इसे जल्दी ही निकाल दें। उसकी इस अंदाज पर पराग ने हैरत और फिर गुस्से से उसे देखा था। वो तो समझ रहा था वो उसे नखरे दिखा रही थी, लेकिन वो हकीकत में उससे दूर जाना चाहती थी। ईशानी, आज हमारी सुहागरात है और ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? उसने बहुत ही चुभते हुए अंदाज में उससे पूछा था, जबकि वो उठकर बिना किसी सवाल का जवाब दिए चेंज करने के इरादे से आगे बढ़ी थी। लेकिन पराग ने एक झटके से उसकी कलाई को दोबारा पकड़ा था। बेड से उठकर खड़ा हुआ और उसे अपने करीब कर लिया। मेरी मर्जी और इजाजत के बगैर तुम चेंज करने जा रही हो? अभी तो मैंने तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं है, और मैं नहीं चाहती आप मुझे और देखें। बस इतना ही देख लिया काफ़ी है। बेरुखी से जवाब देकर वो चेंजिंग रूम के अंदर चली गई थी और पराग के चेहरे पर गुस्से की लहरें दौड़ गई थीं। वो हरगिज ऐसा मर्द नहीं था जो किसी लड़की की तरफ कदम बढ़ाकर उसके साथ जबरदस्ती करता, लेकिन ईशानी उसकी बीवी थी और आज की रात के अनुसार वो उससे अपना हक वसूल करना चाहता था। ईशानी अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई, जबकि पराग गुस्से से लाल हो चुका था। उसके चेहरे पर इस वक्त क्या कुछ नहीं था, ठुकराए जाने की तकलीफ, शर्मिंदगी का एहसास और बेपनाह गुस्सा। उसने एक झटके से साइड टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबियां उठाई और दूसरे हाथ से सिगरेट और लाइटर उठाया और अपने कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाते हुए उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया था
कि बाथरूम का दरवाज़ा खोलती हुई ईशानी कांप कर रह गई थी। लेकिन एक गहरा सांस लेकर वो बाथरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद वो एक गाउन को खुद पर लपेट कर बाहर आई थी। कमरे के दरवाजे को उसने अच्छी तरह बंद किया। उसके हर अंदाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपने पति के पास नहीं बल्कि किसी अजनबी के कमरे में मौजूद हो। बेड पर लेटते ही उसका दिमाग पूरे दिन के हंगामों में उलझने लगा था और फिर अभी कुछ देर पहले हुई पराग के साथ बातें याद करके उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना गुजरा हुआ कल सोचने लगी। वो अपनी शादी के हवाले से बेहद एक्साइटमेंट का इजहार कर रही थी। उसकी खुशी उसके हर एक अंग से छलक रही थी। हर फंक्शन में उसने दिल से पार्टिसिपेट किया था और पूरी तरह एंजॉय भी किया था। और वो इस तरह खुश क्यों ना होती। ये शादी उसके लिए किसी सपने के जैसी थी। वो जिसको चाहती थी वो उसकी किस्मत में खुद लिख दिया गया था। पराग की गाड़ी से जब वो पहली बार टकराई थी और उसकी नज़रों का टकराव पराग की आंखों से हुआ था, उसका दिल तो उसी वक्त उसकी आंखों में डूब गया था। वो रोज जानबूझकर उसी रास्ते से पैदल जाती थी क्योंकि उसे पता था पराग भी इसी रास्ते से आएगा। और वाकई पराग उस रास्ते पर आता था। वो अपने खास स्टॉल पर खड़े होकर एक कप चाय पीता था और ईशानी कितनी ही देर तक बस का इंतजार करते हुए उसे देखती रहती थी। और ये इंतजार उसने खुद ही तो चुना था। वो अच्छी भली बैन में जाया करती थी लेकिन सिर्फ पराग को देखने की खातिर उसे बस से जाना शुरू कर दिया था। और उसे देखकर पराग के चेहरे पर भी जो हल्की सी मुस्कुराहट आती थी, ईशानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। और जब उसका रिश्ता आया तो जैसे उसे बिन मांगी मुराद मिल गई थी। लेकिन विदाई से एक रात पहले उसका सब कुछ खत्म हो गया था। ये खुशियाँ, दिल में पराग के लिए मचलते नए जज्बात, आने वाली जिंदगी को लेकर उम्मीदें, सब कुछ। वो रात वो चीख चीख कर रोना चाहती थी लेकिन रो न सकी। क्या भगवान ने उसे खुशियाँ सिर्फ देखने के लिए दी थीं? क्या वो इन खुशियों को महसूस नहीं कर सकती थी? वो कितना रोई थी अपनी विदाई से पहले। उसकी माँ ने उसके नाजुक वजूद को समेट लिया था। ईशानी, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों रो रही हो? उसकी माँ के दिल में डर सर उठाने लगे थे। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? और उसने खाली खाली नज़रों से अपनी माँ को देखा था। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, इस शादी से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं उस इंसान को तकलीफ नहीं देना चाहती। प्लीज़ मम्मा, उसे मना कर दें, इस शादी से मना कर दें। वो जैसे किसी ट्रांस किसी हालत में बोले जा रही थी। ईशानी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है और कुछ ही देर में तुम्हारी विदाई होने वाली है और अब तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो? ये नामुमकिन है ईशानी। और वो बस बेबसी से अपने घुटनों में सर देकर रो पड़ी थी। उसकी माँ ने समझा शायद उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख है, इसीलिए रो रही है। वो उसे तसल्ली देती हुई समझाती हुई कमरे में अकेला छोड़कर चली गई थी और वो कमरे में अकेली रोती रह गई थी। अभी 1 घंटे पहले उसके साथ छत पर जो कुछ हुआ था वो अब नहीं चाहती थी कि पराग की जिंदगी में जाकर शामिल हो जाए। विदाई से पहले उस हादसे ने उसकी आंखों से खूबसूरत सपनों को छीनकर उसे हर रंग से दूर कर दिया था, बल्कि उसकी आंखों में सपनों की बजाय डर के साए लहराने लगे थे। वो चाहती थी ये शादी न होती, काश वो पराग की जिंदगी में न गई होती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शादी तो हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद विदाई भी होनी थी। वो पूरी तरह उसका हकदार बन चुका था और ईशानी ये भी जानती थी शादी के 7 फेरे लेने के बाद, उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने के बाद अब उसे उसके हक से दूर नहीं रख पाएगी। कैसे कैसे वो खुद को पराग से बचाएगी? यही सब सोचते हुए वो नींद की वादियों में उतरती चली गई थी। वो कमरे से बाहर निकला था तो घर में एक खामोशी छाई हुई थी। शायद दिन भर की थकावट की वजह से सब लोग आराम कर रहे थे। बाहरी दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसे हार्दिक ने हैरान नज़रों से देखा था। हार्दिक उसका कजिन था और उम्र में उससे बड़ा था। वो हार्दिक का बड़े भाइयों की तरह सम्मान करता था। आज इसकी सुहागरात थी और ये इस तरह घर से बाहर जा रहा है। हार्दिक को उसे देखकर शक होने लगा था। उसने मोबाइल निकालकर उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था। हार्दिक अच्छी तरह जानता था कि वो इतने स्ट्रेस में घर से बाहर निकला है तो कहाँ जाएगा। कमरे में जाने के बजाय हार्दिक ने उसके पीछे जाना सही समझा और फिर अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे चला गया। और ठीक उसके सोचने के अनुसार वो इस वक्त उसी पार्क की तरफ जा रहा था जिसमें वो अक्सर स्ट्रेस के कारण जाकर घंटों बैठा करता था। इस वक्त पूरे पार्क में सन्नाटा छाया हुआ था। पार्क की सारी रोशनियां बंद थीं, सिर्फ एक लाइट जल रही थी जो पार्क को और भी रहस्यमय बना रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। लेकिन पराग को किसी बात की कोई परवाह न थी। हार्दिक ने उसे दूर से इस बेंच पर बैठे हुए देखा था।
उसने अपनी उंगलियों में सिगरेट दबा रखी थी और बेताबी से पैर हिलाते हुए बेहद परेशान नजर आ रहा था। वो उसके पीछे जाकर धीरे से उसके करीब होकर खड़ा हो गया था और फिर हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और पराग चौंकते हुए पीछे पलटा था। उसी वक्त उसने अपने पीछे हार्दिक को देखा था और उसे हैरत और फिर शर्मिंदगी ने घेर लिया। न जाने वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। क्या बात है पराग, इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो अपनी दुल्हन के पास होना चाहिए। बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बात करते हुए हार्दिक उसके करीब ही बैठ गया, जबकि उसके चेहरे पर छाई हुई खामोशी से हार्दिक को अंदाजा हो चुका था कि मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है हार्दिक, दरअसल कुछ ऑफिस के मामले हैं, इसीलिए परेशान हूँ। सर झुकाकर उसने बात को टालना चाहा, लेकिन हार्दिक उसके झूठ को अच्छी तरह समझ गया था। ऐसे कौन से मामले हैं जो मेरी नज़रों से छिपे हैं? उसकी बात सुनकर पराग ने बस एक नज़र उसे देखा और अपनी नज़रों को दोबारा से झुका लिया। वो हार्दिक से कोई बात छुपा नहीं सकता था और ये उसकी कमजोरी थी। न चाहते हुए भी वो हार्दिक को सब कुछ बताता चला गया। उसकी बात सुनकर हार्दिक ने गहरा सांस लिया था और फिर बहुत ही नरमी से बोला, औरत को भगवान ने नेचुरली तौर पर ऐसा ही बनाया है कि वो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगती है, लेकिन मर्द के लिए ज़रूरी होता है वो इस नए रिश्ते को शुरू करने से पहले अपनी नई नवेली पत्नी को कंफर्टेबल महसूस करवाता है, उसके दिल से डर निकालता है, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास कराता है, उसे अपने भरोसे में लेता है ताकि वो अपने दिल की सारी बातें उसे बताकर अपने आप को हल्का महसूस करे। शादी की पहली रात सिर्फ फिजिकल होने के लिए सीमित नहीं होती, बल्कि इस रात लड़की और लड़के का बहुत ज़रूरी रोल होता है आगे आने वाली ज़िंदगी को लेकर। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अपना सब कुछ एक दूसरे के हवाले करते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ बदल जाता है पराग इस रात में। लड़के और लड़की को एक दूसरे के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो तुम्हारी बीवी है और तुम उस पर हक रखते हो। यूं बुज़दिलों की तरह कमरे से पीठ दिखाकर बाहर निकलने से अच्छा था तुम उसे अपना हक समझकर थाम लेते और उसे भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते। लेकिन हार्दिक, मैं उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो अपनी मर्जी से मेरे करीब आए और मुझ पर भरोसा करे। आखिर मैं उसका पति हूँ। वो अपनी बात पर डटा था। हार्दिक ने नरमी से उसकी तरफ देखा। वो उसकी सॉफ्ट नेचर को अच्छी तरह जानता था। मैं जानता हूँ औरत पर ज़बरदस्ती करने का हक किसी को नहीं, लेकिन तुम उसके करीब होकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ और उसके वजूद को अपना हिस्सा समझकर अपना लो। वो खुद तुम्हारी बाहों में आने के लिए बेकरार हो जाएगी। पराग ने हैरत से हार्दिक की ओर देखा था। पराग, इस तरह हैरान होकर मुझे मत देखो। भगवान ने औरत को बहुत ही नाजुक मिजाज बनाया है और मर्द को उसका रक्षक। तुम उसके करीब होकर उसे मोहब्बत का एहसास कराओ। उसे एहसास कराओ कि तुम्हारी बाहों में वो सेफ है और उस पर कोई भी आँच नहीं आएगी। उसे अपनी बाहों में समेट लो। औरत जाहिर में कितनी ही सख्त क्यों ना हो, उसका दिल उतना ही नरम होता है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत से उसे नरम कर लोगे तो वो खुद ब खुद टूट कर तुम्हारी बाहों में आ जाएगी। इस तरह खामोशी से बैठ जाना मर्दों को शोभा नहीं देता। वो तुम्हारा हक है, उसके साथ तुम्हारा जायज रिश्ता है और तुम्हें तुम्हारे जायज हक से कोई दूर नहीं कर सकता। जाओ, जाकर अपना हक वसूल करो। उसे हार्दिक की बातों से अंदर तक असर पैदा हुआ था। ईशानी के लिए उसके दिल में ढेर सारा प्यार भरा था। पहले वो जो ईशानी की हरकत से नाराज हो चुका था, लेकिन अब उसने सोच लिया था अब ईशानी की कोई बात नहीं सुनेगा। ये हक तो उसे भगवान ने दे दिया था। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हुए उसने वचन दिया था कि हमेशा ईशानी को अपनी पनाहों में रखेगा, कभी उस पर कोई आँच नहीं आने देगा। अगर उसके दिमाग में कोई बात चल रही थी तो वो उस बात को जानकर रहेगा, लेकिन अपने हक से दूर नहीं होगा। ये बात दिमाग में आते ही उसने चमकती हुई नज़रों से हार्दिक को देखा था। हार्दिक भी मुस्कुरा दिया था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दबाजी से फैसले लेता था और इस जल्दबाजी के कारण उसे कई नुकसान भी उठाने पड़ते थे। वो वापसी के लिए आते हुए लगातार यही सोच रहा था। आज की रात ईशानी को अपने वजूद में समाकर उसके वजूद को पूरा कर देना चाहता था। आज उसकी कोई भी नखरेबाजी काम में नहीं आएगी। वो उसे खुद में समेट कर बता देगा कि उस पर सिर्फ और सिर्फ पराग मल्होत्रा का हक है और किसी का नहीं। ईशानी के ठुकराए जाने के बाद उसके अंदर गुस्सा और जुनून दोनों भरे हुए थे। गाड़ी खड़ी करने के बाद उसने गाड़ी से उतरकर अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए थे। जिन एहसास के साथ वो पहले कमरे की तरफ चल रहा था,
अब उसके एहसास अलग थे। कमरे में दाखिल होते ही अंधेरे ने उसका स्वागत किया था। वो सो चुकी थी, मगर हल्की रोशनी में बेड पर लेटा हुआ उसका नाजुक वजूद उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। पराग ने कमरे में जलते हुए धीमे नाइट बल्ब की रोशनी में उसका होशरुबा सरापा देखा था। इस वक्त उसके चेहरे पर जितनी मासूमियत छाई हुई थी, पराग ने आज तक इतनी मासूमियत नहीं देखी थी। उसकी लंबी घनी पलकें उसके चेहरे पर साया कर रही थीं और बिखरी हुई जुल्फें किसी घटा की तरह उसके गालों पर फैली हुई थीं। काले रंग के गाउन में उसका दूधिया रंग पराग को अपनी ओर खींच रहा था। हाथ बढ़ाकर उसने उसके ऊपर पड़ा हुआ कंबल उतारना चाहा, लेकिन उसके हाथ फिर से रुक गए थे। वो ये नहीं कर सकता था। इस मासूम सी लड़की पर जबरदस्ती करना उसे एक बार फिर अपनी मर्दानगी के खिलाफ नजर आ रहा था। वो बेबसी से गहरा सांस लेकर रह गया था। फिर हल्के से झुकते हुए उसने उसकी सांसों को महसूस किया था और फिर उसके माथे पर होंठ रख दिए थे। ईशानी, तुम्हें इस रात का बदला अपनी पूरी जिंदगी मेरी शिद्दतों को और मेरे जुनून को बर्दाश्त करते हुए चुकाना पड़ेगा। आज की रात मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने के लिए तोहफे में भेंट करता हूँ। आज की रात मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मेरी तरफ से ये उन रातों का सदका है जो बाकी की रातें तुमने मेरे जुनून को सहते हुए गुजारनी है। ये कहते हुए उसने बेड की दूसरी तरफ कदम बढ़ाए थे और चुपचाप लेट गया। वो लगातार उसकी तरफ करवट बदले उसके चेहरे के एक एक नक्श को देख रहा था। भगवान ने बड़ी ही फुर्सत और प्यार से बनाया था उसे। बेपनाह सफ़ेद रंग सच में भगवान का कोई चमत्कार लग रही थी। कितनी ही देर तक वो उसे देखता रहा, जब तक कि उसकी पलकें नींद से भारी न हो गईं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। नींद उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और वो गहरी नींद में उतरता चला गया। सुबह उसकी आंख खुली तो 10 बज चुके थे, लेकिन ईशानी कमरे में नहीं थी। नागवारी से उसने बेड की दूसरी तरफ देखा। ईशानी को आज शादी की पहली सुबह कमरे में उसका इंतजार करना चाहिए था, लेकिन शायद ये लड़की कुछ ज़्यादा ही खुदसरी पर उतर आई थी। ये सोचते हुए वो बेड से उठा और फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होने के बाद वो कमरे से बाहर आया, जहां उसकी बहनें और उसकी माँ घर में नाश्ते की तैयारियों में बिजी थीं। मुस्कुराते हुए वो सीढ़ियों से उतरा और लॉन्ज में ईशानी उसकी छोटी बहन नेहा के साथ खुशगप्पियों में बिजी थी, जबकि वो तो इस घर में अपनी भाभी के आने से ही चहक रही थी। पराग ने मुस्कुराते हुए बहनों को देखा, जिनकी वजह से इस घर में रौनक लगी रहती थी। उसकी 2 बहनें थीं, एक बहन सौमिया जबकि दूसरी नेहा जो सबसे छोटी थी, जिनमें उसकी जान बसती थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए नेहा ने उसे देखा तो भागते हुए उसके करीब आई थी और उसके सीने से लग गई। पराग ने उसके सर पर हाथ रखा था। पराग भाई, आप बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और भाभी की वजह से कुछ ज़्यादा ही जगमगा रहे हैं। पराग ने तिरछी नज़रों से उसे घूरकर एक नज़र ईशानी को देखा, जो लगातार पराग के चेहरे को ही देख रही थी। उसे ही अपनी तरफ देखते पाकर पराग ने एक मुस्कुराहट उछाली थी, जिसे महसूस करते हुए ईशानी ने अपनी नज़रों को झुका लिया। एक पल में ही उसके चेहरे की रंगत लाल पड़ चुकी थी। हल्के गुलाबी रंग के ड्रेस में उसकी दूधिया रंगत और ज़्यादा चमक रही थी। पराग ने उसे देखते हुए होठों ही होठों में बड़बड़ाया था, सो ब्यूटीफुल। जो पास खड़ी नेहा ने साफ सुना था, बस कर दें भाई, क्या भाभी को नज़र लगाने का इरादा है? उसकी दूसरी बहन सौम्या भी किचन से बाहर आई थी। अरे भाई, तुम दोनों चुड़ैलों को घूर घूर कर ऊब चुका हूँ, तो अब एक खूबसूरत लड़की को देखकर अपनी नज़रों को सुकून देना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बहनों को चिढ़ाया था। देख रही हैं भाभी, आपके आने के बाद भाई एक ही रात में कितना बदल चुके हैं। आखिर आपने ऐसा क्या जादू कर दिया हमारे भाई पर? सौम्या ने शिकायत लगाने वाले अंदाज में ईशानी को देखा, जो इन बहन भाइयों की नोकझोंक को बहुत एंजॉय कर रही थी। उसे शुरू से ही बेहद शौक था कि उसकी भी कोई बहन होती, लेकिन वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए अंदर ही अंदर उन लोगों से बिछड़ने का एहसास भी उसे बहुत ज़्यादा हो रहा था। पता नहीं वो दोनों अब उसके बगैर कैसे रहेंगे। कुछ देर बाद ही माया जी और सौम्या ने मिलकर नाश्ता लगा दिया था। सब लोग नाश्ते की टेबल पर जमा हो गए थे। इस बड़े से बंगले में 2 फैमिलीज रहती थीं, एक पराग मल्होत्रा की और दूसरे उसके ताऊ की फैमिली यानी हार्दिक के पापा। दोनों के पोर्शन अलग अलग थे। वैसे पराग, तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे ना? माया जी ने शक भरी नज़रों से पराग को देखकर पूछा था। उन्हें अंदर ही अंदर अंदाजा था कि कहीं वो आज भी ऑफिस के लिए न चला जाए। जिंदगी में कितने ही मौके आए थे, लेकिन वो अपने काम से दूरी नहीं बनाता था। यहाँ तक कि अपने मेहंदी वाले दिन भी वो ऑफिस गया था कि एक ज़रूरी मीटिंग निपटा कर आता हूँ। नहीं, आज मैं घर पर रहूँगा, बल्कि अगले 2 दिन तक मेरा पूरी तरह घर पर रहने का इरादा है। मुस्कुराहट से उसने जवाब दिया था। तो माया जी ने प्यार भरी नज़रों से ईशानी को देखा। उन्हें अपने बेटे की इस बात से अंदाजा हो चुका था कि वो ईशानी के साथ कितना खुश है। ईशानी लोगों की बातों को ज़्यादा समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसे यहाँ काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था।
पराग के साथ घर के बाकी लोग भी बेहद अच्छे थे। तभी बाहरी दरवाजे से ईशानी के माँ बाप अंदर दाखिल हुए थे। वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और दौड़कर उनके गले लग गई। वो किस कदर उसकी संगत के लिए बेताब था और वो उसके करीब नहीं आती थी। उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। आंटी, आप कब से ही बेकार की रस्मों का शिकार हो गईं? आखिरकार चाय का घूंट भरते हुए उसके दिल की बात उसकी जबान पर आई थी, जबकि उसकी बहनें लगातार शरारत भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रही थीं। पराग बेटा, ये बेकार की रस्म नहीं है, इसे तो खानदानी रस्म कह सकते हैं। और वैसे भी एक दिन की बात है। पगफेरे के दिन तुम दोनों मेरे मेहमान बनोगे। ईशानी की माँ की बात को सुनते हुए उसने एक नज़र ईशानी का दमकता हुआ चेहरा देखा था, जो इस वक्त तो खुशी के मारे खिल रहा था। शायद वो अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए बेताब थी। पराग को अंदर ही अंदर अफसोस हुआ था। क्या उसे जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसका पति किस कदर बेताबी से उसके करीब आने का इंतजार कर रहा था। वो उसके रात वाले रवैये को भूलकर एक बार फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाने का सोच रहा था, जबकि वो उससे दूर भागने की कोशिश में थी। उसने तो सोचा था सुबह उठकर उससे अपने रात वाले रवैये की माफ़ी मांगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पराग के अंदर एक बार फिर बदगुमानी सी सर उठाने लगी थी। नाश्ता करने के बाद वो लापरवाही से उठा और कमरे की तरफ बढ़ने लगा, जब ईशानी के पापा के शब्दों ने उसके कदम रोक लिए थे। पराग बेटा, आप भी हमारे साथ चलें। ईशानी के साथ ही पराग ने पलटते हुए एक नज़र ईशानी को देखा। नहीं अंकल, आप लोग जाएं प्लीज़, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। वो अपने अंदाज में सर्द भाव लाते हुए उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो नहीं चाहता वो उससे दूर जाए, लेकिन ईशानी जानबूझकर अनजान बनी बैठी थी। आखिरकार वही हुआ, ईशानी अपने माँ बाप के साथ चली गई थी। पराग ने भी पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो शाम को उसे लेने नहीं जाएगा। उसने आना हुआ तो खुद ही आ जाएगी, जबकि उसकी माँ ने उसे खास तौर पर समझा दिया था कि शाम को ईशानी को वापस भी लाना है। जब दिन में उसकी माँ हार्दिक से मुलाकात हुई तो हार्दिक आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। कंधे पर हाथ रखते हुए शरारती अंदाज में बोला, कहो कैसी गुजरी रात, तुम्हारी शादी की पहली रात? मेरी बातों ने असर किया था ना? जबकि पराग अब अपने पर्सनल मामलों को दूसरों के सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए उसने चेहरे पर खुशी लाते हुए कह दिया, हाँ रात को हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। और उसकी बात पर हार्दिक भी तसल्ली से मुस्कुरा दिया था। हार्दिक को और क्या चाहिए था कि उसका भाइयों जैसा कजन, उसका दोस्त अपनी ज़िंदगी में खुश था। ईशानी के जाने के बाद सौम्या और नेहा ने उसे आड़े हाथों लिया था। देख लिया भाई, आप तो भाभी के दीवाने हुए जा रहे थे और भाभी आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसीलिए तो वो आपको छोड़कर अपने मायके खुशी खुशी चली गई। हालांकि एक छोटा सा मजाक था, लेकिन पराग को ये बात दिल पर महसूस हुई थी। उसने पक्का इरादा कर लिया कि ना अब उससे कोई बात करेगा, ना ही उसे वापस आने के लिए कहेगा। सुबह वो ऑफिस जाने का इरादा रखता था। रात को माया जी ने उसे ईशानी को लाने के लिए भेजना चाहा और तब उसने माया जी से कह दिया कि उसने ही ईशानी एक रात रुकने की इजाज़त दी है, वो सुबह वापस ले आएगा। और वो सुकून से हो गई थीं। वो बहुत ही नरम मिजाज औरत थीं। वो चाहती थीं उनका बेटा सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। उस रात वो सोने के लिए लेटा तो ईशानी का रवैया एक बार फिर उसके दिमाग में आने लगा था। ईशानी को उम्मीद थी कि वो उसे कॉल करके ज़रूर इस बात का एहसास दिलाएगा कि वो उसे इग्नोर करके मायके चली गई थी। हालांकि सुबह पराग के खुशगवार रवैये से उसे अंदाजा हो चुका था कि पराग उसे एक मौका देते हुए दोबारा उसके करीब आना चाहता है। ईशानी को यह भी अंदाजा हो चुका था कि जब वो अपने माँ बाप के साथ आ रही थी तो उसे ये बात पसंद नहीं आई थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करके वो अपने मायके चली आई थी। रात का दूसरा पहर था जब पराग को अपने मोबाइल पर घंटी बजती महसूस हुई थी। काफ़ी देर वो नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन लगातार घंटी बजती रही तो नींद से भरी आंखों से उसने फ़ोन उठाया। ईशानी का नंबर जगमगा रहा था। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। एक पल के लिए उसका दिल चाहा वो ईशानी की कॉल अटेंड न करे, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने कॉल अटेंड की और मोबाइल कान से लगाया, जबकि दूसरी तरफ से ईशानी की डरी हुई आवाज़ उसके कानों में टकराती हुई आई थी, पराग, पराग प्लीज़। वो उस वक्त डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ ईशानी? पराग भी एक पल को घबरा गया था। पराग, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप आ जाएं। वो शायद रो रही थी। डर तो तुम्हें मेरे पास भी लगता है, ये कोई नई बात नहीं, पराग ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। प्लीज़ पराग, मैं आपसे नहीं डरूंगी, आपकी अब हर बात मानूंगी, प्लीज़ प्लीज़ आप आ जाएं। वो रोते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्यों? तुम तो वहाँ सेफ हो ना, बल्कि मेरे पास अनसेफ, पराग ने दोबारा दोहराया। नहीं, मैं सेफ नहीं हूँ, यह बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आप अभी आ जाएं।
पराग को कोई अंदाजा नहीं हो रहा था वो उसे क्यों बुलाना चाहती है। वो बेदिली से उठा और बाहर आ गया था। न जाने वो उससे क्या चाहती थी। गाड़ी निकालते हुए वो लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। अगर ये मजाक था तो काफी भयानक मजाक था। उसे मेरी याद तो नहीं सता रही। उसके दिल में हल्की सी सरगोशी हुई और फिर वो अपनी खुशफहमी में खुद ही मुस्कुरा दिया। गाड़ी इस वक्त तेजी से पराग के ससुराल की ओर जा रही थी। घर के बाहर पहुंचते ही उसने गाड़ी रोकी और ईशानी के नंबर पर कॉल किया। मैं बाहर आ चुका हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजे पर तो लॉक है, प्लीज दीवार फलांकर अंदर आ जाए, वो सरगोशी भरे अंदाज में बोली थी। उसकी बात पर पराग ने हैरत से कान से मोबाइल हटाकर घूरा था। ये लड़की सच में पागल तो नहीं हो गई। उसे अब ईशानी पर गुस्सा आने लगा था। उसने मोबाइल दोबारा कान से लगाया। क्या मतलब है तुम्हारा? दीवार फलांकर आ जाऊं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो गुस्से में दबे दबे चीखते हुए बोला था। क्या मैं तुम्हें कोई चोर नजर आता हूँ? नहीं, चोर तो पहले से अंदर मौजूद है। उन्होंने मम्मा पापा को कमरे में बंद कर रखा है और शायद मेरे दरवाजे के सामने है। उसकी डरी हुई सरगोशी से उसे हालात की संगीनी का अंदाजा हो चुका था। अब उसे खुद पर जी भर के गुस्सा आ रहा था। उसे माल दौलत की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अंदर मौजूद लड़की उसकी इज्जत और उसकी बीवी थी। उसे बिल्कुल भी ये बात गवारा न थी कि उसकी इज्जत को कोई देखता या हाथ लगाता। घर की बाहरी दीवार को फलांगते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था और धीरे दबे कदमों से चलता हुआ अंदर आ गया। लेकिन वो अंदर जाकर अब बुरी तरह परेशान था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ईशानी का कमरा कौन सा है और ना ही इससे पहले वो इस घर में आया था। तुम्हारा कमरा कौन सा है? मोबाइल उसने अभी कान से लगाया हुआ था। सीढ़ियों के साथ वाला मेरा कमरा है, ईशानी ने हल्की सी सरगोशी में उसे बताया। जब वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ, सबसे पहले सामने ही ईशानी का दरवाजा खोलते हुए वो अंदर कमरे में आ गया था। उसे देखकर ईशानी की जान में जान आ चुकी थी। वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ी और उसकी बाहों में सिमट गई थी। उसकी हरकत पर पराग अपनी सांस रोके खड़ा था। वो उसके सीने से लगी थी और उसकी दिल फरेब महक पराग पर असरअंदाज हो रही थी। वो एक वक्त के लिए भूल गया कि उनके आसपास खतरा है। वो यहाँ किस लिए आया है? वो बस उस खूबसूरत लड़की के नर्म नाजुक वजूद को महसूस करते हुए उसे खुद में समेट रहा था। तभी उसे अपने पीछे दरवाजा खुलते हुए महसूस हुआ। उसने जल्दी से पलटते हुए ईशानी को अपनी पीठ के पीछे कर लिया था। निकालो जो कुछ है तुम्हारे पास। वो दो लड़के थे, देखने में कम उम्र थे। एक लड़के की हाइट मीडियम थी, लेकिन एक लड़का पराग की तरह काफी हट्टा कट्टा और ऊंचा लंबा जवान था। उसकी आंखें सीधी ईशानी पर जमी हुई थीं और उन आंखों में जैसे ईशानी को देखकर खून छलक रहा था। उन्होंने अपने हाथों में पिस्टल थाम रखी थी। ईशानी की हालत पहले से खराब हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू और उसका रंग डर के मारे सफेद पड़ रहा था। उसका कांपता हुआ वजूद पराग के साथ लगा खड़ा था। पराग मल्होत्रा, हट्टा कट्टा और 6 फीट से निकलता उसका लंबा चौड़ा कद। कुछ ही देर में वो दोनों लड़कों को अच्छे से ढेर कर सकता था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ ईशानी के बारे में सोच रहा था। देखो, तुम लोगों को जो चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अरे तुम तो बड़े आशिक मिजाज हो। खैर, वैसे भी हमें तुम्हारी बीवी से कोई मतलब नहीं। जो कुछ तुम्हारे पास है अभी बाहर निकालो। इन्हें दे दें प्लीज। जो कुछ मांगते हैं प्लीज इन्हें दे दें। वो अभी उसके पीठ के साथ लगी खड़ी रो रही थी। पराग ने अपना सब कुछ निकाल कर उनके हवाले कर दिया था और वो सब कुछ लेकर वहां से एकदम रफू चक्कर हो गए थे। दूसरे कमरे में ईशानी के माँ बाप को जाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक थे, हालांकि कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। अंकल आप ठीक तो हैं ना? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुम इस वक्त रात के समय कैसे आए? मम्मी पापा, मैंने ही पराग को फ़ोन कर दिया था, ईशानी ने नजरें झुकाते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ। माल जेवर की कोई चिंता नहीं, बस इज्जत सुरक्षित है, यही हमारे लिए सबसे बढ़कर है। पता नहीं कौन लोग थे जो इस तरह अचानक घर में घुसे चले आए। ईशानी के माँ बाप अब काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। आप परेशान ना हो अंकल आंटी, सब कुछ ठीक है। खैर, ईशानी के माँ बाप ने भी एक बड़े खतरे के टल जाने पर सुख का सांस लिया था। ईशानी उसे अपने कमरे में लेकर आई थी। वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। बाय द वे एक बात बताओ, तुमने मुझे ही फ़ोन क्यों किया? पुलिस को फ़ोन क्यों ना किया? पराग अब उसे शरारती नज़रों से देख रहा था। मैं डर गई थी पराग। पुलिस को कॉल करती तो वो लोग आने में न जाने कितनी देर लगा देते, और मुझे पता नहीं क्यों तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम एक फ़ोन कॉल पर ही दौड़े चले आओगे। और देखा ना, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तुम एकदम सही टाइम पर आ गए थे। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए उसे फ़ोन करने की वजह बता रही थी, और इस समय उसके चेहरे की फैली मासूमियत पराग के दिल में घर कर गई थी।
वो आराम से उसके बेड पर फैलकर लेट चुका था, जबकि वो अब भी खड़ी थी और अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। अब खड़ी क्यों हो? तुम्हारा ही कमरा है, तुम्हारा ही बेड है, आराम से बैठ जाओ। उसने कलाई से पकड़कर उसे बेड पर अपने करीब बिठाया था। अभी भी डर रही हो? नहीं, अब नहीं डर रही, अब तुम जो पास हो, वो बेध्यानी में बोल गई थी और पराग के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। धीरे धीरे दोनों में हल्की फुल्की बातें होने लगी थी और बातों ही बातों में ईशानी उसे अपने बारे में छोटी मोटी बातें बताने लगी थी और पराग उसे बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। पराग धीरे धीरे उसकी मौजूदगी के एहसास से मदहोश होने लगा था। रात की तन्हाई, जांच रिश्ते में बंधी उसकी नई नबीली अनछुई दुल्हन, उसका मन बहकने लगा था और अचानक ही उसके हाथ उसकी कमर पर जाकर टिक गए थे। ईशानी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने उसे खींचकर अपने ऊपर गिराया था। उसके खूबसूरत सिल्की बाल फैलकर उसे अपने खुशबुओं में लपेट रहे थे। उसे इतने करीब महसूस करके पराग की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थीं, जबकि ईशानी भी उसकी गर्म सांसों से बुरी तरह घबरा रही थी। आंखों की लंबी पलकों की झालर कभी उठती तो कभी गिरती, चेहरा शर्म से लाल टमाटर हुआ पड़ा था। कितनी ही देर तक वो उसके चेहरे को मदहोशी भरी नजरों से देखता रहा और अब इससे ज्यादा तो वो खुद को रोक ही नहीं सकता था। अगले ही पल पराग ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे और उसको बाजुओं की पकड़ उसके कमर पर सख्त होने लगी थी, जबकि वो उसके सीने पर गिरी अपनी उथल पुथल होती सांसों को संभाल रही थी। अगले ही पल वो अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख चुका था। उसके नरम वजूद को महसूस करके पराग अब बुरी तरह जज्बातों से भरने लगा था। उसके खूबसूरत मुलायम बालों की महक को अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। आज वो अपने और ईशानी के बीच के हर पर्दे को गिरा देना चाहता था। आज वो उसे पूरी तरह अपना बना लेना चाहता था, अपना हक वसूल करना चाहता था। ईशानी थोड़ा सा कसमसाई थी, शायद पराग से दूर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी हिल ना पाई थी। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो ईशानी, अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसके कान में धीरे से सरगोशी करते हुए बोला था और अपना चेहरा ईशानी के बालों में छुपा गया। अपने होठों से उसे छूते हुए मदहोश कर गया था। ईशानी कब तक खुद को रोक सकती थी? पराग के नरम होठों का स्पर्श पाते ही वो भी बहकने लगी थी, मदहोश होने लगी थी। अगले ही पल उसने अपने दहकते नरम गुदाज होंठ पराग के होठों पर रख दिए थे और पराग को जब उसके नरम होठों का स्पर्श हुआ, वो बुरी तरह मदहोश हुआ था और उसके होठों को अपने होठों की पकड़ में लेकर बुरी तरह अपनी शिद्दतें उस पर निछावर करने लगा था। इससे पहले कि दोनों अपनी हद पार कर जाते, ईशानी के मोबाइल पर मैसेज टोन बजी थी। साथ ही साथ इस टोन के साथ ईशानी की धड़कनें बुरी तरह तेज हुई थीं। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हुआ था। वो जल्दी से पराग से दूर हटी थी और दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह खुद पर फैला लिया। उसके अचानक ही बदलते हुए व्यवहार पर पराग हैरानी से उसे देखने लगा था। क्या हुआ ईशानी? मैंने मैंने तो तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया था, फिर इस तरह मुझसे दूर जाने का क्या मतलब है? उसकी आंखों में अब भी मदहोशी थी। वो जिस हालत में खड़ा था, ईशानी से दूर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। उसने आगे बढ़कर ईशानी को फिर से अपनी बाहों में लेना चाहा, लेकिन ईशानी ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया था। प्लीज पराग, मेरे करीब ना आए। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ डर भी नजर आ रहा था। लेकिन ईशानी, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे करीब आने पर कोई भी ऐतराज न था, बल्कि तुम खुद मेरा साथ दे रही थी, फिर अचानक से। बस पराग, मुझसे कोई सवाल मत पूछो और आप जाएं यहाँ से। पराग को उसके बदले हुए अंदाज पर हैरत हुई थी। ईशानी, मेरी तरफ देखो, मुझे महसूस करो, मुझे बताओ तुम किस चीज़ से डर रही हो? पराग ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींची थी जब वो बुरी तरह रो पड़ी। मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ पराग, और आपको सिर्फ अपने हक की पड़ी है। आप क्यों मेरे दिल की हालत को समझ नहीं पा रहे? क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ फिजिकल होने तक होता है? इसके अलावा क्या पति का फर्ज नहीं होता वो अपनी पत्नी के एहसास को समझे? बोलो पराग। वो बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए पराग को देख रही थी, जबकि वो हैरानी से उसके गिरते आंसुओं को देख रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो वो पूरी तरह मदहोश थी। अपने आप को खुद को पराग की बाहों में ढीला छोड़ दिया था, खुद अपने होठों से पराग को छू रही थी। फिर अचानक अब ऐसा क्या हो गया था? पराग की आंखों में गुस्सा उतरने लगा था। तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं मानता हूँ पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, लेकिन ईशानी, इंसान के सीने में एक दिल भी होता है और उस नरम दिल में कुछ जज्बात भी होते हैं, और जबानी के ये मुंहजोर जज्बात वो अपने जीवन साथी से ही शांत करता है। तुम खुद भी तो अभी मेरी बाहों में अपने जज्बातों से बुरी तरह चूर थी ना, फिर अचानक से क्या हो गया?
आखिरी बार वो उससे पूछ रहा था, लेकिन ईशानी ने जोर जोर से गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, चले जाएं यहाँ से। मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे हासिल करना है। इसके अलावा आपको मुझसे मोहब्बत नहीं। अगर मोहब्बत होती तो यूं मेरे साथ जबरदस्ती। कहते कहते ईशानी खामोश हुई थी, जबकि ये बात पराग की गैरत पर जाकर लगी थी। वो इतना गिरा हुआ इंसान नहीं था कि बार बार उसके दर पर उसकी मोहब्बत और उसकी संगत की भीख मांगने के लिए चला जाता था। उसका पति था वो, लेकिन इसके बावजूद वो उसे बार बार बेइज्जत करके धुतकार देती थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने वापसी के लिए गाड़ी मोड़ दी थी। ईशानी रोते हुए बेड पर बैठ गई थी। उस वक्त उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मोबाइल को उठाते हुए उसने जैसे ही उसे खोला, जगमगाता हुआ मैसेज उसको और भी अंधेरों में धकेल गया था। क्या कर रहा था वो तुम्हारे कमरे में इतनी देर से? याद रखना, इस बार माफ कर रहा हूँ। इस बार तो कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा, लेकिन अगला कदम सोच समझ कर उठाना। इस मैसेज को देखकर उसका रंग खतरनाक हद तक सफेद पड़ चुका था। वो जानती थी हर बार पराग को ठुकराकर वो उसकी गैरत को जख्मी कर रही है, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गाड़ी में बैठा हुआ पराग अपनी लाल होती रंगत के साथ पसीने में नहाया हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था हर चीज को तहस नहस कर दे। कैसी लड़की थी उसकी पत्नी होकर उसके साथ इस तरह का रवैया रख रही थी। ये सच था कि उसने आज तक किसी भी औरत को अपने करीब नहीं आने दिया था, लेकिन इसका बदला इतना भयानक हो सकता है वो सोच भी नहीं सकता था। ईशानी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी संगत के लिए तड़प रहा हूँ? तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा? ऐसा नहीं है। मैंने आज तक सिर्फ अपने आप को अपने जीवन साथी के लिए बचा कर रखा था, लेकिन जब जीवन साथी मेरे साथ वफादार नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। मैं अब कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। न जाने क्या सोचते हुए उसने गाड़ी को रेड लाइट एरिया की तरफ मोड़ दिया था। मैं तुम्हारी संगत की ख्वाहिश को मिटा दूंगा ईशानी। तुमसे ज्यादा हसीनाएं मेरी बाहों में आने के लिए बेचैन हैं। मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना ईशानी। नफरत से बड़बड़ाते हुए ईशानी से बात कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को खत्म कर दे। ईशानी के ठुकराए जाने का गम इतना ज्यादा था कि उसने गलत राहों पर कदम रख दिए थे। इससे पहले वो इस गंदगी में कभी नहीं आया था। जगमगाते हुए रोशन दिए, खुशबू से बिखरे हुए कह कहे और खिलखिलाती हुई खूबसूरत लड़कियां जो उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। उसने नजर उठाकर उन खूबसूरत लड़कियों को देखा था जिनके पास अदाएं थीं, हुस्न था, नजाकत थी, लेकिन बस इज्जत नहीं थी। उनके चेहरे पर बिखरते हुए शर्मो हया के रंग नहीं थे। वो पहली बार इस महफिल में बैठा तो उसके आसपास कई खूबसूरत लड़कियां तितलियों की तरह बिखर गई थीं। हर कोई अपने इस अमीर और हैंडसम ग्राहक को खुश करने की कोशिश में लगी हुई थी। उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए एक लड़की बोली, साहब, आज की रात हमारे नाम कर दो ना। न जाने क्यों उन लड़कियों से उसे पराग को घिन महसूस होने लगी थी। वो अब इस पाप को करने से घबरा रहा था। घर में उसकी दो जवान बहनें भी तो थीं, बिल्कुल इसी तरह खिलखिलाती हुई कलियां। वो लड़की उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश में था। और जब उसे उस लड़की ने होठों से छूने की कोशिश की तो उसने एक झटके से उसे धक्का दिया था और तेजी से निकलता हुआ आगे बढ़ा था, लेकिन वो लड़की दोबारा से उसके रास्ते में आई थी। हमारी प्यास को जगाकर हमसे दूर जाने का क्या मतलब है? मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तुम्हें हाथ भी लगाना अपनी इंसल्ट समझता हूँ। अपनी मर्जी से इन गलियों में आए थे, हमने जबरदस्ती आपको नहीं बुलाया था। उसने एक अदा से अपनी उंगली से पराग के गालों को छुआ था। हाँ, मैं कुछ वक्त के लिए भटक गया था। नफरत मेरे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही हावी हो चुकी थी, लेकिन अब मैं होश में आ चुका हूँ। ये कहकर उसने अपने पास से पर्स निकाला और उसमें से कुछ नोट निकाले और उस लड़की की हथेली पर रख दिए थे और फिर बाहर निकलता चला गया। गाड़ी में बैठते हुए उसकी आंखों में आंसुओं की नमी चमकने लगी थी। आज उस लड़की की जिद और अना उसे इन बदनाम गलियों में लेकर आई थी, वरना वो इतना इज्जतदार आदमी था कि उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए भी अपने किरदार को गलत छींटों से हमेशा बचा कर रखा था, क्योंकि उसकी भी दो बहनें थीं और वो चाहता था जिस तरह मैं साफ सुथरे कैरेक्टर का मालिक हूँ तो वैसे ही भगवान मेरा जीवन साथी देगा। भगवान ने उसे सब कुछ दिया, इज्जत, दौलत, शोहरत, हुस्न, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ ईशानी के करीब आने की कोशिश करता तो वो भी सिर्फ इसलिए कि वो उसकी जायज पत्नी थी। अपने घर में जाने के बाद उसने सबसे पहले बाथरूम का रुख किया था और फिर कितनी ही देर तक वो शावर के नीचे खड़ा नहाता रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन पर गंदगी लग गई हो जिसे वो मिटाना चाहता हो। उसने अपने भगवान से रो रो कर माफी मांगी थी कि मैं ये कौन सा पाप करने जा रहा था,
लेकिन इसके साथ ही उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि आखिर ईशानी उसके करीब क्यों नहीं आती, आखिर इस नफरत की वजह क्या थी, वो ये राज जानकर रहेगा। अगर ये शादी उसने अपनी मर्जी से नहीं की थी तो वो उसे अकेला छोड़ देगा। ये सोचते हुए वो सोने के लिए लेट गया था। कितनी ही देर तक वो कमरे में रोती रही थी। वो जानती थी आज जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। अगर वो यहाँ रहेगी तो अपने माँ बाप और अपनी इज्जत के लिए खुद एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। अगले दिन उसने खुद ही अपने ससुराल जाने का इरादा कर लिया था। उसने पराग को कॉल नहीं की थी। वो अच्छी तरह जानती थी वो उसे कभी भी लेने नहीं आएगा। रात को जिस तरह उसने उसे खुद से दूर धकेला था, ईशानी को पूरा विश्वास था वो अब उसके करीब कभी नहीं आएगा। अगले दिन ही वो ड्राइवर के साथ वापस आ गई थी, लेकिन घर पर पराग मौजूद नहीं था। माया जी से मुलाकात करते हुए उसे मालूम हो गया था कि पराग ऑफिस के लिए निकल चुका है। सौम्या और नेहा इस वक्त यूनिवर्सिटी में थी, तो वो सीधा अपने कमरे में आ गई थी। आराम करने के इरादे से वो कमरे में कुछ देर के लिए लेट गई। उसे इस कमरे में बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे इस कमरे में आकर वो खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। सौम्या और नेहा घर वापस आईं तो उसे कमरे से बाहर निकाल लाई थी और उसके साथ मिलकर वो खूब सारी बातें कर रही थीं। ईशानी को अपनी सारी परेशानियां भूल चुकी थीं। शाम को पराग आया तो उसे देखकर काफ़ी हैरान हुआ था। बस एक नज़र उसे देखने के बाद वो अपने कमरे में चला गया था, जबकि ईशानी ने उसकी आंखों में ठंडा खून जमा देने वाले एहसास को महसूस कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो भी उसके पीछे कमरे में आ गई थी। फ्रेश होने के बाद वो बेड पर लेटा हुआ था। चाय लाऊं आपके लिए? ईशानी ने उसको थोड़ा सा करीब होते हुए सर झुकाकर पूछा था, लेकिन वो चुपचाप आंखें मूंदे लेटा रहा। ईशानी अपने होंठ काटते हुए उसे ही देख रही थी। उसके कुछ न बोलने पर और इग्नोर किए जाने पर ईशानी की पलकें भीगने लगी थीं, जिसे उसने जल्दी से अपने दुपट्टे के कोने से पोंछ लिया था। कितना अपना सा लगता था ये इंसान उसको। उसकी बाहों में जाकर अपने सारे दुखों को कहीं दूर धकेल देना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाती थी। इस इंसान को खोने से उससे डर लगता था। अभी वो उसे कुछ कहती कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी और नौकरानी चाय के साथ अंदर दाखिल हुई थी। क्योंकि वो ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले एक कप चाय पीता था, उसने चुपचाप उसके हाथ से चाय का कप लिया और बालकनी में चला गया। उसने ईशानी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। वो कुछ देर खड़ी गहरा सांस लेती रही और फिर कमरे से बाहर आ गई थी। 2 दिन तक लगातार वो उसे नज़रअंदाज करता रहा। उस दिन भी माया जी उसके कमरे में दाखिल हुई तो ईशानी उन्हें देखते ही उठकर खड़ी हो गई थी। आंटी, मुझे बुला लिया होता? वो उनके सामने जाकर प्यार से बोली थी। मुझे खुद मेरे बच्चों से बात करनी थी, इसीलिए मैं तुम लोगों के कमरे में आ गई। पराग भी उन्हें देखकर उठकर बैठ चुका था। उनके हाथ में कोई लिफाफा था जो उन्होंने ईशानी की तरफ बढ़ाया। ये क्या है आंटी? उसकी आंखों में हैरानी थी। शादी के बाद तुम लोग बस घर में ही पड़े हो। मैं तुम दोनों के लिए 2 टिकट्स मंगवाए हैं और सब अरेंजमेंट हो चुकी है। तुम दोनों अपने हनीमून के लिए जाओगे। ईशानी ने लरजती हुई पलकें उठाकर पराग की ओर देखा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त गहरी खामोशी थी। मामा, अभी मुझे ऑफिस के बहुत काम है, मैं नहीं। इससे पहले वो कोई बहाना तराश लेता और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, माया जी ने आंखें दिखाते हुए उसे खामोश कर दिया था। कोई ज़रूरत नहीं है खुद को इतना बिजी दिखाने की। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ईशानी और तुम कल ही जा रहे हो और एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर अपनी खुशियाँ का स्वागत करो। ईशानी उनकी मोहब्बत को देखते हुए इमोशनल हो गई थी। कितनी अजीब बात थी, वो लोग उस पर कितनी मोहब्बतें लुटाते थे और वो एहसान फरामोश होती जा रही थी। पराग ने कोई और बात करके अपनी माँ का दिल दुखाने की बजाय उनकी बात मान ली। दूसरे दिन वो रवाना हो चुके थे। गाड़ी में पूरी तरह खामोशी थी। पराग ने ना ही उससे बात की थी और ना ही उससे बात करने का मौका दिया था। होटल का कमरा बेहद शानदार था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। ये खूबसूरत हसीन नज़ारे देखने वालों को मदहोश कर देते थे। ईशानी ने इन नज़ारों को पहली बार इतने करीब से महसूस किया था। वो तो इन नज़ारों में खोसी गई थी। सब कुछ उसे किसी और ही दुनिया की सैर करा रहा था, जबकि पराग उसे खिड़की से बाहर के नज़ारे करते हुए देखकर अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या मैं इस लड़की के काबिल नहीं जो ये मुझे खुद के करीब नहीं आने देती, जो मुझे ये बुरी तरह धुतकार देती है। वो उठकर कमरे से बाहर चला गया था और शाम को जब कमरे में आया तो ईशानी कमरे में नहीं थी। उसने पूरा कमरा देख लिया, वो किसी भी जगह नहीं थी। फिर उसे बालकनी से किसी के बोलने की आवाज़ आई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। मेरा विश्वास करो, वो एक बार भी मेरे करीब नहीं आया। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का यकीन करो।
वो जैसे किसी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, और उसके ये शब्द सुनकर पराग पर जैसे हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो अविश्वास से उस खूबसूरत नाजुक सी लड़की को देख रहा था, जिसकी हकीकत कितनी बदसूरत थी। एक बार फिर ईशानी की आवाज़ आई थी, नहीं, मैं किसी भी सूरत तुमसे मुलाकात नहीं कर सकती, मुझे मजबूर मत करो। उसकी आवाज़ में नमी घुलने लगी थी। पराग को ये महसूस हो रहा था कि अगर वो कुछ पल के लिए और यहाँ रुका तो वो पत्थर की तरह जम जाएगा। क्या कमी छोड़ी थी उसने जो उसे इस तरह का हमसफ़र मिला था? मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, इंतजार करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैं सब कुछ तुम पर निछावर कर दूंगी, लेकिन आज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, और ये आंसू देखकर पराग का दिल बुरी तरह धड़का था। तो ये वजह थी, वो किसी और को पसंद करती थी, इसीलिए पराग को अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो चुका था, शरीर की सारी रगें तन चुकी थीं। कॉल काटते हुए वो वापसी के लिए पलटी और अपने पीछे पराग को देखते ही जैसे पत्थर हो गई थी। वो उसे यूं देख रही थी जैसे उसे यकीन न हो। इसके हाथ के साथ साथ अब उसका पूरा बदन भी कांपने लगा था। पराग 2 कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया था। इस वक्त उसके चेहरे और आंखों की रंगत लाल हो रही थी, जो किसी कयामत की ओर इशारा कर रही थी। तो ये है तुम्हारा भयानक चेहरा? उसने लाल होती आंखों से ईशानी की तरफ देखते हुए अपने शब्दों को चबाकर कहा था। तो ईशानी ने जल्दी जल्दी नामे सर हिला दिया, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर मजबूती से उसकी गर्दन को थामा था, और फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बालकनी के जालीदार ग्रिल में लगे छोटे से गेट पर खड़ा कर दिया था। सिर्फ एक धक्का और तुम यहाँ 5वीं मंजिल से नीचे गिरी पड़ी होगी। गुस्से की वजह से पराग का पूरा शरीर कांप रहा था। इस वक्त उसकी मौत और जिंदगी पराग के हाथ में थी। नीचे की तरफ देखते हुए ईशानी का रंग बुरी तरह पीला पड़ा था। मुझे बताओ, कौन है मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में? वो बुरी तरह दहशत पर उतर आया था। ईशानी को यकीन हो गया कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है। वो डर के मारे रो भी नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ जैसे गले में फंस कर रह गई थी। वो अभी नामे सर हिला रही थी। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी का बहुत मजाक बना लिया। यह एहसास ही उसे पागल कर देने के लिए काफ़ी था कि उसकी बीवी सिर्फ किसी गैर मर्द की वजह से उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। ईशानी कांपते हुए हाथों से उसकी कमर को बुरी तरह जकड़े खड़ी थी और उसके सीने से लगी खड़ी थी। अगर आप चाहें तो मुझे अभी इसी वक्त नीचे फेंक दें। उसने अपना सर उठाकर उसकी ओर देखा था, आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे मौत स्वीकार है पराग। पराग उसे देख रहा था। मुझे जिंदगी की बस इतनी ही ख्वाहिश है कि जो भी पल गुजारूं बस आपके साथ ही गुजारूं, और जब मौत आपके हाथों से मिलेगी तो मुझे ये मौत भी प्यारी है। जबकि वो उसे बेयकीनी से देख रहा था। मुझे मरने से डर नहीं लगता पराग। अभी इसी वक्त मेरी सांसें मुझसे छीन लो और मुझे हर दुख से, हर तकलीफ से आज़ाद कर दो। मैंने अपना खून आपको माफ़ किया, लेकिन मेरी मोहब्बत पर शक न करें। पराग, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, हमेशा आपसे ही मोहब्बत करती रहूँगी। उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। चेहरे की रंगत रोने की वजह से लाल होने लगी थी। उसकी रोती हुई लाल आंखें पराग को अंदर ही अंदर काट रही थीं। वो एकदम बालकनी की तरफ पीछे हटा था और उसे खींचकर किसी कीमती खजाने की तरह अपने सीने में छुपा लिया था, और एक हाथ से उसने वो जालीदार गेट बंद कर दिया था। वो बुरी तरह सिसक रही थी। वो उसे कभी मरता हुआ देख ही नहीं सकता था। जुदाई मोहब्बत की सबसे बड़ी सजा होती है, लेकिन यह भी सच्चाई थी कि वो अपने जीवन साथी को, अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं देख सकता था। ईशानी, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ सच बता दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर पाबंदी से आज़ाद कर दूंगा। तुम खुशी खुशी उसके साथ चली जाना और अपनी ज़िंदगी बिताना। जबकि उसकी बात पर ईशानी तड़प उठी थी। आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। वो बुरी तरह रो पड़ी थी और फिर सब कुछ बताती चली गई। ये उसकी विदाई की रात थी। शादी का इंतजाम उसके घर पर ही किया गया था। शादी अच्छे से निपट चुकी थी और अब खाने का दौर चल रहा था। इतनी देर के लिए ईशानी को उसके कमरे में भेज दिया गया था कि वो कुछ देर आराम कर ले, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद विदाई हो जानी थी। थोड़ी देर बाद एक छोटे से बच्चे ने आकर उसे खबर दी कि छत पर कोई उससे मिलना चाहता है। उससे हैरत हुई, ऐसा कौन हो सकता है जो उसे छत पर मिलने के लिए बुला रहा है? और फिर पराग का ख्याल आते ही उसका दिल तेजी से धड़का था। पराग, तुम्हें इतना भी सब्र न हुआ?
अब तो वैसे भी मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली थी। वो हल्के से मुस्कुराते हुए खुद को एक नज़र शीशे में देख रही थी और फिर अपना लहंगा संभालते हुए सबकी नज़र बचाकर वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर आ गई थी। लेकिन आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी। सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके बराबर वाले मिश्रा अंकल का बेटा मयंक मिश्रा था। मयंक मिश्रा पूरे मोहल्ले में गुंडागर्दी के कारण मशहूर था। वो ईशानी का हाथ मांगने उसकी दहलीज पर भी आया था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे साफ इनकार करते हुए कह दिया कि मयंक और मेरी बेटी का कोई जोड़ नहीं, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और इस बात को मयंक ने अपनी अना का मसला बना लिया था। हालांकि घर करीब थे इसलिए उन्हें शादी के लिए इनविटेशन दिया गया था, लेकिन उसने उस इनविटेशन को वापस भेज दिया था, बल्कि उसकी तरफ से धमकी भी दी गई थी। वो छत पर आई तो सामने मयंक मिश्रा को देखकर वापस जाने के लिए मुड़ी कि तभी मयंक ने आगे बढ़ते हुए उसका हाथ थाम लिया। गले में मोटी सी चैन, बड़े हुए बाल और अजीब सा हुलिया। छोड़ो मयंक, ये क्या बदतमीजी है। मैं चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। कर लो इकट्ठा, मैं भी चाहता हूँ तुम सबको इकट्ठा कर लो, मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी ऐसी कमजोरी है कि सब इकट्ठा होने के बाद तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। मयंक के शब्द सुनकर वो हैरान रह गई थी। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो तुम? वो अच्छी तरह जानती थी कि वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। वो इस वक्त बहुत हसीन लग रही थी। मयंक उसे देखते ही दीवाना हो चुका था। मोबाइल जेब से निकालते हुए उसने 1 मिनट के अंदर अंदर कई तस्वीरें ईशानी के सामने की थीं और ईशानी के होश उड़ के रह गए थे। उसे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा था। तस्वीरों को बहुत ही सफाई से एडिट किया गया था कि देखने वालों को पता भी न चलता कि वो एडिट की हैं। वो गलत हालत में किसी लड़के की बाहों में थी। वो ये नहीं थी, लेकिन चेहरा उसी का था। मेरे पास ये तस्वीरें हैं और तुम्हारे होने वाले पति पराग मल्होत्रा का नंबर भी है। वो पूरी तरह मक्कारी पर उतर आया था। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हें आसमान से जमीन तक पटकने में। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तस्वीरें मेरी नहीं हैं और तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया हरकत करते हुए। ईशानी का पूरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। बिल्कुल, मैं शर्मिंदा हूँ। मयंक ने सर झुकाया और फिर शैतानियत से हंसते हुए उसे देखने लगा। मैं शर्मिंदा हूँ, बल्कि ये सब कुछ छोड़ दूंगा। तुम्हें बस ये करना है कि जाते हुए अपने पति की तरफ से एक बड़ी रकम मुझे तोहफे के तौर पर भेज देना, साथ में कुछ जेवरात भी। वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वो मासूम सी लड़की उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई थी। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम अपने पति के करीब नहीं जाओगी जब तक कि तुम मेरी बताई हुई सारी रकम मेरे हवाले न कर दो। चालाकी करने की कोशिश मत करना, मेरे जासूस तुम्हारे एक एक पल की खबर रखेंगे। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत कर ली है, उसी दिन ये तस्वीर पराग मल्होत्रा के नंबर पर सेंड हो जाएगी। एक बार फिर जहर उगलती हुई नजरों से उसने उसे देखा था और फिर अगले ही पल न जाने क्या सोचकर उसने उसकी कलाई को पकड़कर अपनी ओर खींचा था। अपनी उंगली से उसके गाल को छूते हुए वो बहुत ही मक्कारी से हंसा था। वैसे अगर तुम चाहो तो ये तस्वीरें अभी तुम्हारे सामने डिलीट करके रख दूंगा। तुमसे कोई भी डिमांड भी नहीं करूंगा, बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। कुछ घंटे में तुम्हारी विदाई हो जाएगी, लेकिन इतने घंटे के लिए मुझे अपने कमरे में आने दो। वो कुछ घंटे मेरे लिए हसीन बना दो। पराग मल्होत्रा से पहले क्यों ना मैं इस मक्खन जैसे नरम नाजुक वजूद को, ये कहकर वो मक्कारी से हंसा था। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। ये सुनना था कि ईशानी ने उसे धक्का देते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। बकवास बंद करो अपनी। मैं मरकर भी तुम जैसे इंसान के करीब नहीं आऊंगी। तुम्हारे करीब आने से अच्छा मुझे मौत प्यारी है। थप्पड़ भी इतनी प्यार से मारा है जैसे गुलाब ने छू लिया हो। वो बेशर्मों की तरह अब भी मुस्कुरा रहा था। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं, लेकिन मेरी बताई हुई सारी की सारी रकम मेरे पास तक आ जानी चाहिए, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने जहर उगलती निगाहों से उसे देखा और फिर उसके करीब से गुजरता हुआ वहां से चला गया। ईशानी बुरी तरह फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसे अंदाजा नहीं था वो इतने घटियापन पर उतर आएगा। मयंक उसकी एक एक पल की खबर रखता था और लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन ईशानी के पास ना तो उसकी बताई हुई रकम थी और ना ही उसके पास जेवरात थे। वो घर के लोगों का भरोसा भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उस रात भी जब वो पग फेरे की रस्म के लिए अपने माँ बाप के घर गई थी तो मयंक ही अपने एक आदमी के साथ उसे धमकी देने के लिए आया था और फिर लगातार वो उसे फ़ोन कर करके धमकाता रहता कि अपने पति के करीब नहीं जाना। वो रोती हुई सब कुछ पराग को बता रही थी और पराग का रंग गुस्से के मारे लाल हो चुका था। उसे अफसोस हुआ कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए वो अपने पति पर भरोसा न कर सकी।
तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था ईशानी। उसने ईशानी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। मुझे डर लगता था पराग, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। अगर आप मुझे गलत समझते और अगर आप मुझे छोड़ देते तो मैं क्या करती? मैं जी नहीं पाती। वो हिचकियों के बीच रोते हुए पराग से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और पराग ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वो अच्छी तरह जानता था वो उसे कितना डरती थी और उसे यह भी महसूस था कि वो उससे मोहब्बत भी करती है। पराग ने उसे तसल्ली देते हुए अपनी बाहों में समेट कर सुला दिया था, उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए, जैसे हर फिक्र से आज़ाद कर चुका था। दूसरे दिन ही उसने सुबह सवेरे उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ी थी। ईशानी को अंदाजा नहीं था वो कहाँ जाने का इरादा रखता है। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने धीरे से पराग से पूछा था। तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए ईशानी। जहाँ भी तुम्हें लेकर जाऊंगा तुम पर आँच नहीं आएगी। हक रखता हूँ तुम पर, और कहीं भी ले जाने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उसने मोहब्बत भरी नजरों से ईशानी को देखते हुए कहा तो ईशानी ने सर झुका लिया। उसकी गाड़ी ईशानी के घर की तरफ गलियों में मुड़ी तो उसके चेहरे पर डर सिमट आया था। हमें बाहर नहीं जाना चाहिए पराग, प्लीज गाड़ी को मोड़ें, हम घर जा रहे हैं। वो शायद डर रही थी मयंक की वजह से, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकता था। अगर वो पराग को नुकसान पहुंचा देता तो वो क्या कर सकती थी? पराग ने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था और उसे तसल्ली दी। आज तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। उसने गाड़ी सीधा मयंक के दरवाजे के सामने रोकी थी। बड़े से गेट पर एक चौकीदार खड़ा था। एक नज़र उन्हें देखते हुए उसने ईशानी की तरफ का दरवाजा खोला और उसे बाहर उतरने के लिए कहा। वो दोनों मयंक के घर की तरफ बढ़े थे। चौकीदार ईशानी को जानता था, इसलिए फौरन गेट खोल दिया। वो सामने ही गार्डन में अपने पालतू कुत्तों के साथ किसी बात पर उन्हें डांट रहा था और जब उसकी नज़र ईशानी और पराग पर पड़ी तो वो हैरान रह गया था। मैंने सोचा तुम इंतजार में होगे कि तुम्हें कब तुम्हारी मुंहमांगी कीमत मिले। खैर, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास चला आया हूँ। आओ, तुम्हें तुम्हारी जितनी कीमत चाहिए वसूल कर लो। मयंक पराग मल्होत्रा की ऊंची पहुंच से वो अच्छी तरह जानकार था। उसने अपने लड़कों को इशारा किया। उसके इशारे पर उसके लड़के आगे बढ़े थे, लेकिन कुछ ही देर में वो जमीन पर पड़े लौट रहे थे। पराग पुलिस को पहले ही फोन कर चुका था। थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ गई थी और पराग ने उसे और उसके साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया था। उसने उस पर ऐसे ऐसे केस लगवाए थे कि कम से कम 10 सालों तक उसके बाहर आने के कोई चांस नहीं थे। उसने कितने दिनों से ईशानी को डरा धमका कर रखा था, पराग से दूर रखा था, इसीलिए उसके अंदर गुस्सा भर गया था। वो उसे जितनी सजा देता उसे कम लग रही थी। मयंक को पुलिस लेकर जा रही थी और उसकी आंखों के सामने ही ईशानी का हाथ मजबूती से पकड़कर उसने उसे अपने साथ लगाया था। उसे ये जताया था कि वो ईशानी से कितनी मोहब्बत करता है। अगर कोई उसकी तरफ मैली आंख से देखेगा तो वो उसकी आंखें निकाल लेगा। और ईशानी मोहब्बत भरी नज़रों से पराग के चेहरे को देख रही थी। उसे खुद की किस्मत पर गर्व महसूस हो रहा था। वो बहुत ही गर्व के साथ पराग के कदम से कदम मिलाते हुए घर से बाहर निकली थी और फिर गाड़ी में बैठती हुई बार बार उसके चेहरे को देख रही थी। पराग, भगवान ने मुझे आपकी सूरत में बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है। मैं उसका जितना धन्यवाद करूं कम है। भगवान को धन्यवाद करने से पहले अपने इस बेचारे से पति को तो खुश कर दो। बेचारा कब से तरस रहा है। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा था और ईशानी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। और उसकी खिलखिलाती हंसी में आज कोई दुख नहीं था, कोई गम नहीं था, सिर्फ सच्ची खुशी थी। उसे हंसता देखकर पराग भी दिल से खुश हुआ था। हम जा रहे हैं अब अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए, तो आज की रात सुहाग रात है ना? क्या ख्याल है आपका मेरी जान? कहते कहते उसने एक हाथ से ईशानी का हाथ थाम लिया था, जबकि ईशानी की पलकें शर्म से झुक गई थीं। चेहरा लाल हुआ था और उसका ये शर्मीला सा रूप देखकर पराग के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान आई थी। अगले ही पल एक हाथ उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी तरफ खींचा था और उसके होठों पर अपने होठों को हल्के से रब किया था। ईशानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अपने दिल की धड़कनों को संभालो ईशानी, और आज की रात मेरे जुनून को सहने के लिए तैयार हो जाओ। जितना तड़पाया है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें तड़पाऊंगा। जबकि उसकी बात से ईशानी एकदम से डर गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर सिमट आया था। ईशानी ने डर कर पराग की तरफ देखा था तो वो हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा अपने इस नाजुक से फूल को, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ईशानी अब भी डरी हुई थी। यही शर्त कि तुम आज की रात भी मुझे वैसे ही अपने इन खूबसूरत होंठों से छुओगी जैसे उस रात छुआ था। कहते कहते उसने अपने होंठों से उसकी छोटी सी नाक को छू लिया था और ईशानी ने भी शर्माते हुए अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया था।
आगे का उनका सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर वो ढेर सारे सपने सजा चुके थे। जहां उनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियों के रंग थे, गम की परछाई तक न थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।